Good morning, students. Hope you are fine and doing your studies seriously. Chapter 12, Environment, is continued, and today we'll explain state of environment in India. India is the habitat of nearly 18% of world's population, occupying just 2.5% of world's geographical area. टोटल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% इंडिया में रहता है, लेकिन इंडिया के पास जो वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया है वो सिर्फ 2.5% है. दिस अलोंग विद द फैक्ट दैट 21.9% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, कि इतनी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रगलिंग फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एंड इट पॉइंट्स टू सर्टेन एनवायरमेंटल इश्यूज़. इस पॉवर्टी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है. वाई? नेचुरल एंडोमेंट इज़ गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड, एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन. नेचुरल रिसोर्सेज जितने एक्सप्लॉयट हो रहे हैं उनके रीजनरेट होने का रेट बहुत ही कम है, ना के बराबर है. प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. जो भी हमारी पॉपुलेशन के द्वारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और कंजप्शन एक्टिविटीज़ के द्वारा वेस्ट जनरेट होता है, एनवायरनमेंट उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. दैट्स वाई एनवायरनमेंट इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन. एंड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन आर पीकिंग अप टू द अलार्मिंग लिमिट्स. बहुत हाई लेवल पर ये सभी पॉल्यूशन हमें फेस करने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डाइकोटॉमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया. डाइकोटॉमी मीन्स टू ऑपोजिट फैक्ट्स which are related to environmental degradation. At one side we are aware of it that due to industrial growth, due to industrial development, pollution is increasing, because जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हम कर रहे हैं उतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो रहा है और उतना ज़्यादा इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक और केमिकल वेस्ट और जितने भी एफ्लुएंट्स हैं वो सब वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग, इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग. बट ऑन द अदर हैंड people below poverty line are increasing. So these are two opposite alarming facts. Due to poverty also forest products are required more for their livelihood. तो जो below poverty line population है वो forest products को बेचकर अपने life, अपने survival के लिए उनको forest products की उनको need होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ग्रोथ उस रेट से नहीं हो पाती जिस रेट से होनी चाहिए या जिस रेट से उनको हम एक्सप्लॉयट करते हैं. तो पॉवर्टी जो है वो प्रिंसिपल कॉज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का. इन रूरल एरियाज इट इज़ ओइंग टू पॉवर्टी दैट ट्री फेलिंग बिकम्स ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिक कंपल्शन फॉर द मिलियंस ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज. एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन activity is the principal cause of environmental degradation in urban areas. तो जो rural areas में environment pollution है, environment degradation है, that is due to poverty. और urban areas में जो environment degradation है, that is due to industrial development. So now we should know how to save environment. If pollution and degradation problem is getting too serious, is causing too much harmful effects on our life, then we should be aware of it, that how we should save the environment. So first point is social awareness. जब तक citizens socially aware नहीं होंगे, because all that pollution and degradation is caused by human beings. Only human beings are responsible for all type of pollution and degradation. So when people will be aware of the dangers of pollution, and only then this problem can be solved.
Population control, it always a great problem and root cause of all the problems. So population control must be there to control pollution problem. Enforcement to enforcement of Environment Conservation Act, 1986 में एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था, लेकिन उसका जब तक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं होगा तब तक उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. अफॉरेस्टेशन कैंपेन, और जितना हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं हमें उसके साथ साथ अफॉरेस्टेशन पर भी उतना ही स्ट्रेस देना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए. कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, और जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इनके यूज़ को कम करना चाहिए. वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, रिवर वाटर क्लीन रखना चाहिए, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रूरल पीपल को सप्लाई करना चाहिए. मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मस्ट बी देयर एंड इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली. Improvement in housing also, the slums which are existing in big cities, so the condition of those slums must be improved. Housing conditions should be improved, houses should be neat and clean, only then this pollution and degradation problem can be removed. Next concept is sustainable development. It is a recent term, बहुत पुरानी टर्म नहीं है ये. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस. कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज़ करें कि प्रेजेंट जनरेशन भी उसका फ़ायदा उठाए, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो बचे रहें. हम उनको इतना एक्सेसिव एक्सप्लॉयट ना करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, लेकिन अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की कॉस्ट पर नहीं. उनके लिए उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इतने हमें नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूर मेंटेन करने चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी उनसे बेनिफिटेड हो सकें. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो उससे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ती है और लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता है. रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रैशनल मीन्स वाइज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम वाइजली यूज़ करते हैं, एक्सेसिव एक्सप्लॉयट नहीं करते. And ability of future generations to fulfill their needs not to be impaired. Sustainable development stresses the point that ability of future generations to fulfill their needs is not impaired in the wake of competitive growth process. कि हमें growth process में competition ज़रूर रखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ future generations भी अपनी needs को proper fulfill कर सकें. तो natural resources को हमें इस ढंग से यूज़ करना चाहिए. एंड चेक ऑन पोल्यूशन, और ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, मे बी इट्स वाटर, एयर और नॉइज, दैट शुड बी चेक्ड. सो नाउ वी शुड नो दैट व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द मेथड्स टू फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन से तरीक़ों से कर सकते हैं. सो फर्स्ट, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कि हमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जो इनपुट एफिशिएंट हो, कम से कम इनपुट्स यूज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले. तो इट विल मॉडरेट द स्ट्रेस ऑन रिसोर्स एंडोमेंट. तो इससे रिसोर्सेज के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा. यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक LPG एंड CNG आर क्लीनर फ्यूल्स, और इन फ्यूल्स को पेट्रोल और डीजल के प्लेस पर हमें यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड पोल्यूशन. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, देयर शुड बी job opportunities is increased in rural areas so that people from rural areas should not migrate to urban areas. ये अगर रूरल एरियाज़ में ही उनको फार्मिंग से हटकर एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी तो वो लोग अर्बन सेक्टर में माइग्रेट नहीं होंगे, और अर्बन सेक्टर में उतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन और उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो होने से बच जाएगा.
कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमारा सनलाइट है एबंडेंट है तो इससे हमें सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए, उसको आगे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर इसको जोर देना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए. शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलवेज कंडेम्स द यूज़ ऑफ chemical fertilizers, pesticides and insecticides. It stresses on soil health rather than plant health. जब हम chemical fertilizers यूज़ करते हैं तो हम plants की फास्ट ग्रोथ पर ध्यान देते हैं कि हमारे chemicals यूज़ करके जल्दी से जल्दी plants grow हो जाएं और हमारी crop production बढ़ जाए. लेकिन जो organic farming है it stresses on soil health. Then manage the waste. Solid waste should be managed and it should not flow into streams and rivers. Systematically it should be managed. Stringent laws on the disposal of chemical effluents. जो भी इंडस्ट्रीज़ केमिकल एफ्लुएंट्स को फ्लो कर देती हैं स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, उनको इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाने चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को बंद कर दें. अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी. तो जैसे हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को देने के लिए उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, इसी तरह से हमें अपनी नेचुरल एसेट्स को भी उसी तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो नेचुरल एसेट्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स. तो हमें उनको कैसे संभाल के रखना चाहिए? डिफॉरेस्टेशन के बजाय अफॉरेस्टेशन पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. स्टूडेंट्स, यू शुड नो that two movements were started in north and south relating protecting the trees. One is Chipko movement and second is Epico movement. Chipko movement was started in north and Epico movement was started in south. So there people have revolted against the people who have come there to cut the trees. तो उन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट किया था, उनको भगा दिया था, पेड़ों के साथ चिपक गए थे कि हमने पेड़ों को काटने नहीं देना. तो इस तरह के मूवमेंट्स करने चाहिए और अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को, नेचुरल एसेट्स को बचाने के लिए हर तरह के एफर्ट्स करने चाहिए. एंड वी शुड यूज़ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल व्हीकल्स. वी शुड यूज़ public means of transport that will save petrol and diesel and definitely our environment to get polluted. So we should always be aware of it, that if we are producers or we are consumers, as producers we must be conscious of using environment friendly techniques of production and environment friendly techniques of disposal of waste, and as consumers we are to be conscious of using environment friendly goods and services and environment friendly means of garbage disposal. So students, whatever is explained in chapters, you must prepare your own notes, and if any point is not clear to you, you can ask on personal WhatsApp number. So this chapter is over, and do revise daily whatever is taught. That's all for today. Thank you. And